हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं धर्मचंद शुक्ला टारगेट टाइम्स पर आपका स्वागत करता हूं। भूगोल सब्जेक्ट में हम पर्वत एवं पठार के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। पर्वत कितने प्रकार के होते हैं, पर्वतों के बारे में हमारा पहला लेक्चर वीडियो में यूट्यूब चैनल टारगेट टाइम्स डिस्क्रिप्शन में दिया जा चुका है, उस पर आप अध्ययन कर सकते हैं। उसी का शेष भाग हम पर्वतों के दूसरे प्रकार भ्रंशोत पर्वत, फाल्टिंग माउंटेन्स पर जितने भ्रंशोत पर्वत किस प्रकार के होते हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। उसके अलावा ज्वालामुखी और अवशिष्ट पर्वतों के बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। इसमें आपको इसके अलावा भी जो पढ़ने के लिए आपको टारगेट टाइम्स जो भूगोल का पेपर है, इसमें भी हम पर्वत और पठार के बारे में पूरा विस्तृत यहाँ पर विवरण आपको प्राप्त हो जाएगा। इस पर भी आप अध्ययन कर सकते हैं, लिखित अध्ययन यहाँ से भी कर सकते हैं। और वीडियो का जो आप लेक्चर सुन रहे हैं तो यहाँ से आपको समझने में पूरी इसमें जानकारी दी जा रही है। इसमें हम मोड़दार पर्वत, वलित पर्वत के बारे में हम पूरा आपको अध्ययन करा चुके हैं। इसके अलावा अब नंबर 2 दूसरा जो पर्वत है उसमें हम आपको अध्ययन कराएंगे। पर्वतों के प्रकार में जो दूसरे प्रकार का पर्वत है भ्रंशोत पर्वत। भ्रंशोत पर्वत का मतलब है फाल्टिंग माउंटेन्स। जब दो प्लेटें एक दूसरे के विपरीत खिंचाव करती हैं तो उसमें फाल्टिंग होते हैं। देखिए, जैसे ये एक समतल भूमि है, इस समतल भूमि में जब दो प्लेटें एक दूसरे के विपरीत खिंचाव करेंगी तो यहां पर दरारें उत्पन्न होती हैं और इस दरार उत्पन्न होने में कोई भाग नीचे धंस जाता है। जैसे मान लीजिए कि ये भाग इतना नीचे धंस गया, इसके बाद ये छोड़ करके फिर दूसरा ये पार्ट नीचे धंस जाता है, इसके बाद फिर यहाँ पर धंसाव होता है। तो इस तरह से अल्टरनेट अगर पृथ्वी का कोई भाग भ्रंश के द्वारा धंसाव होता है तो ये जो भाग ऊपर उठे हुए होते हैं, इस तरह से जो उठे हुए दिखते हैं, ये ब्लॉक पर्वत कहे जाते हैं। तो देखिए, जैसे कहा जाए कि भ्रंशोत पर्वत 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं ब्लॉक पर्वत और दूसरे हैं होर्स्ट पर्वत। ब्लॉक पर्वतों के बारे में आप जानते होंगे, लेकिन होर्स्ट पर्वत के बारे में नहीं जानते हैं, इसलिए कि होर्स्ट पर्वत भारत में कहीं भी नहीं पाए जाते हैं। ब्लॉक पर्वत अपने भारत में पाए जाते हैं, लेकिन ब्लॉक और होर्स्ट में अंतर है। पहले हम ब्लॉक पर्वत के बारे में देखेंगे कि जब समतल भूमि पर खिंचाव होता है तो उस खिंचाव वाले जो दरारी भाग होते हैं उनमें नीचे धंसाव होता है, और जो भाग नीचे धंस जाते हैं लेकिन जो भाग नहीं धंसते ये स्थिर हैं। ये पार्ट स्थिर है, न तो नीचे धंसते हैं न ऊपर उठते हैं, ये भी पार्ट स्थिर है। लेकिन यहाँ भाग नीचे धंस रहे हैं तो जो भाग स्थिर है तो ये उठे हुए भाग दिखने लगते हैं, यही ब्लॉक पर्वत होते हैं। लेकिन 2 ब्लॉक पर्वतों के बीच धंसी भूमि को भ्रंश घाटी कहते हैं। भ्रंश घाटी, रिफ्ट वैली, भ्रंश घाटी, रिफ्ट वैली। रिफ्ट वैली के बारे में देखें कि रिफ्ट वैली 2 ब्लॉक पर्वतों के बीच धंसी भूमि को भ्रंश घाटी कहते हैं। भ्रंश घाटी में नदियां प्रवाहित होती हैं। जैसे अपने भारत में नर्मदा और ताप्ती नदियां भ्रंश घाटी में बहती हैं। अब देखिए, जैसे अपने भारत में या विश्व में ब्लॉक पर्वत कहां कहां पर हैं। देखिए, यहां ब्लॉक पर्वतों के उदाहरण जैसे
वासजस पर्वत इटली में है। सियरा निवेदा और एक है सियरा माद्रे। सियरा माद्रे, सियरा निवेदा यूएसए में है। सियरा माद्रे यूएसए कामा मैक्सिको, दो देशों की सीमा पर यह मिलता है। ब्लैक फॉरेस्ट, इसी के क्रम में हम चलेंगे, ऊपर लिख लेते हैं। ब्लैक फॉरेस्ट, ब्लैक फॉरेस्ट, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में है। बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ब्लैक फॉरेस्ट कैसा पर्वत है? तो ब्लैक फॉरेस्ट एक ब्लैक पर्वत है। ब्लैक फॉरेस्ट किस देश में है? जर्मनी में है। इसके बाद देखिए, जैसे अपने भारत में कौन कौन से पर्वत हैं, जैसे पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी है। पश्चिमी घाट कामा पूर्वी घाट, पूर्वी घाट, विंध्यन श्रेणी, विंध्यन श्रेणी, सतपुड़ा, अजंता पर्वत श्रेणी, कामा महादेव पहाड़ियां, अजंता पहाड़ियां और महादेव पहाड़ियां बहुत पूछी जाती हैं। अजंता पहाड़ियां महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में। ये जितनी भी पर्वत श्रेणियां हैं, या आप ये कह सकते हैं कॉन्सेप्ट में कि दक्षिण भारत की सभी पर्वत श्रेणियां, दक्षिण भारत में कह सकते हैं विंध्यन श्रेणी के दक्षिण। देखिए आप यहां पर देखें कि भारत में जो दक्षिण भारत के जितने भी पर्वत हैं वो सभी ब्लैक पर्वतों के उदाहरण हैं। यहां पर आप देख सकते हैं। देखिए दक्षिण भारत में जैसे ये समतल भूमि थी, लेकिन क्रिटेशियस काल में जब भूमि का धंसाव हुआ था, तो जहां पे आज अरब सागर है, अरब सागर, और इधर बंगाल की खाड़ी है, ये बंगाल की खाड़ी, ये नीचे धंसाव हो रहे थे, फॉल्टिंग के द्वारा नीचे भाग धंस रहे थे। उसी समय धंसाव के ही समय ये जो भारत का प्रायद्वीपीय स्थल भाग आज शेष बचा है, इसी में फॉल्टिंग हुई, और इसी फॉल्टिंग में जो ये समतल भूमि थी, यहां जो भाग नीचे धंसे नहीं है, जैसे ये भाग है, ये पर्वत श्रेणी विंध्यन श्रेणी हो गई, विंध्यन श्रेणी, विंध्यन श्रेणी के ही दक्षिण में समांतर पैरेलल में फिर यहां सतपुड़ा श्रेणी है, सतपुड़ा, फिर यहां छोटी छोटी यहां अजंता की पहाड़ियां हैं, अजंता पहाड़ियां। इसके बाद देखिए यहां पे ऐसे ताप्ती नदी से कन्याकुमारी तक जो ये पर्वत श्रेणी है, इसे कहते हैं पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट,
और देखिए यहाँ इस तरह से पूरब की ओर जो ये पर्वत श्रेणी है इसे पूर्वी घाट कहते हैं, पूर्वी घाट। अब पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, विंध्य श्रेणी, सतपुड़ा, ये सब ब्लॉक पर्वत हैं। अब इनके बीच बीच में ये भाग नीचे धंसे, लेकिन जो आज ये पर्वत जैसी श्रेणियां बनी हुई हैं ये नीचे नहीं धंसे, न ऊपर उठी हैं, स्थिर हैं, लेकिन इनके बीच बीच की जो भूमि है वो नीचे धंस गई है। तो ये कह सकते हैं कि विंध्य श्रेणी और सतपुड़ा श्रेणी के बीच में जो ये भाग है इसे क्या कहते हैं, भ्रंश घाटी। तो देखिए ये वाला जो भाग है इसे भ्रंश घाटी कहेंगे। और इसी भ्रंश घाटी से ताप्ती नदी, नर्मदा नदी बहती है। यहाँ सतपुड़ा और अजंता पहाड़ी के बीच में ताप्ती नदी बहती है। इस भ्रंश घाटी में नर्मदा नदी बहती है। तो भारत में नर्मदा और ताप्ती नदियां भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती हैं। जैसे पूछा जाए कि नर्मदा नदी किस भ्रंश घाटी में बहती है, किन दो ब्लॉक पर्वतों के बीच बहती है, तो विंध्य श्रेणी और सतपुड़ा श्रेणी के मध्य भ्रंश घाटी में नर्मदा नदी बहती है और ताप्ती नदी सतपुड़ा और अजंता पहाड़ियों के मध्य भ्रंश घाटी में बहती है। तो अपने भारत की जितनी भी, दक्षिण भारत की जितनी भी नदियां हैं, ये कह सकते हैं दक्षिण भारत की जितनी भी पर्वत श्रेणियां हैं वो सभी ब्लॉक पर्वत हैं। तो यहां पर आप कॉन्सेप्ट नोट कर सकते हैं। दक्षिण भारत के सभी पर्वत या सभी पर्वत श्रेणियां, सभी पर्वत ब्लॉक पर्वत हैं। दक्षिण भारत के सभी पर्वत ब्लॉक पर्वत हैं। अब कहा जाए दक्षिण भारत विंध्य श्रेणी के जितना भी इधर साउथ में है वो सभी दक्षिण भारत ही है या प्रायद्वीपीय भारत। तो दक्षिण भारत के सभी पर्वत ब्लॉक पर्वत हैं, जबकि उत्तर भारत के सभी पर्वत वलित पर्वत हैं, फोल्डेड माउंटेन्स हैं, वलित पर्वत हैं। ये कॉन्सेप्ट, तो इस चीज को आप ध्यान दीजिए कि दक्षिण भारत का अगर कोई पर्वत है वो सभी ब्लॉक पर्वत होते हैं। इसके बाद हम अगले क्रम में तीसरे जो पर्वत के प्रकार हैं, ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी पर्वत वे पर्वत होते हैं जो ज्वालामुखी विस्फोट के द्वारा लावा के जमाव से पर्वतों का स्वरूप बनता है, ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। तो तीसरा प्रकार है पर्वत का ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी पर्वत यहां पर जैसे सतह पर जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो ज्वालामुखी से निकले हुए लावा पदार्थ से जो जमाव होता है पृथ्वी की सतह पर, उससे पर्वत का निर्माण होता है। देखिए जैसे यहां ये पृथ्वी की सतह है और यहां पर लावा का जमाव होता है, ज्वालामुखी का जो जमाव होता है उसे ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। ये ज्वालामुखी का ये पर्वत जैसा स्वरूप बन जाता है और इसी में अगर लावा काफी दूर तक बह करके जाता है तो यहाँ पठार भी बन सकता है और दूर तक लावा बह के गया तो इसी से मैदान भी बन जाता है। तो ज्वालामुखी के द्वारा पर्वत, पठार और मैदान तीनों बनते हैं। जैसे अपने भारत में कहीं भी मुख्य भूमि में ज्वालामुखी नहीं है तो इसलिए अपने भारत के मुख्य भूमि में कहीं भी ज्वालामुखी पर्वत नहीं है, लेकिन ज्वालामुखी से निर्मित पठार जरूर हैं।
ज्वालामुखी से निर्मित पठार में जैसे मालवा का पठार हमने आपको बता चुके हैं चट्टानों में कि जब क्रिटेशियस काल में दरार के द्वारा जो लावा निकला था उसी लावा के जमाव से पठारी स्वरूप बन गया है, जिससे मालवा का पठार एक ज्वालामुखी पठार है। लेकिन पर्वत का निर्माण एक ज्वालामुखी विस्फोट से बनता है। जैसे ज्वालामुखी से निर्मित में बहुत सारे ज्वालामुखी, जितनी भी ज्वालामुखी हैं उनसे ज्वालामुखी पर्वतों के भी निर्माण होते हैं। जैसे कहा जाए किलिमंजारो, तो किलिमंजारो एक ज्वालामुखी है और एक ज्वालामुखी पर्वत भी है। तो ज्वालामुखी पर्वत किलिमंजारो पर्वत या ज्वालामुखी पर्वत कहां पे है? तंजानिया में है, तंजानिया में। अब इसी तरीके से अगर हम कहें कि फ्यूजियामा, फ्यूजियामा क्या है? फ्यूजियामा एक ज्वालामुखी, शांत डोरमेंट वल्केनो। तो फ्यूजियामा एक ज्वालामुखी है और इसी में ज्वालामुखी पर्वत है, पर्वत का स्वरूप भी बना हुआ है। तो फ्यूजियामा ये पर्वत भी है, ज्वालामुखी पर्वत है, ये जापान में है। या हम कहें कि जैसे कहें कोटोपैक्सी, तो कोटोपैक्सी एक ज्वालामुखी भी है और ज्वालामुखी पर्वत भी है, इक्वेडोर में है। तो इस तरह से हम ज्वालामुखी हम पढ़ चुके हैं। इसके पहले के क्रम में ज्वालामुखी का भी आपको YouTube चैनल वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ज्वालामुखी के बारे में हम जितना अध्ययन किए हैं, तो ज्वालामुखी के जो जितने प्रकार हैं या ज्वालामुखी जितनी है उतने ही ज्वालामुखी पर्वत भी हैं। इसके बाद हम चौथा पर्वत देखते हैं। चौथा पर्वत है अवशिष्ट पर्वत। अवशिष्ट पर्वत, रेलिक्ट माउंटेन्स। अवशिष्ट पर्वत का मतलब होता है कि जब वलित पर्वत, ब्लैक पर्वत, भ्रंशोत पर्वत, फाल्टिंग माउंटेन्स, ज्वालामुखी पर्वत का जब ऊंचाई बढ़ना बंद हो जाए और अपर्दन के द्वारा उसकी ऊंचाई घटने लगे, कम होने लगे, ऐसे पर्वत को अवशिष्ट पर्वत कहा जाता है। अवशिष्ट पर्वत में अब जैसे कहा जाए कि पर्वत की ऊंचाई बढ़ रही है, जैसे कहा जाए कि सतह से किसी भी पर्वत की ऊंचाई बढ़ रही है, और बढ़ने का मतलब है कि जैसे ज्वालामुखी पर्वत, ज्वालामुखी जब एक्टिव वल्केनो होगा, सक्रिय ज्वालामुखी होगी, तो सक्रिय ज्वालामुखी में लावा निकलेगा। जब लावा निकलेगा तो ज्वालामुखी पर्वत भी ऊंचा होगा। लेकिन जब शांत ज्वालामुखी हो जाए, मृत ज्वालामुखी हो जाए, जैसे किलिमंजारो एक मृत ज्वालामुखी है, तो जब मृत ज्वालामुखी होगा तो उसमें मिट्टी का अपर्दन होगा, वो पर्वत स्वरूप जो होगा वो छोटा होता चला जाएगा। तो किलिमंजारो एक मृत ज्वालामुखी है, तो उसमें अब पर्वत का स्वरूप कम हो रहा है, तो वो उसका आकार भी छोटा हो जाएगा। जैसे कहा जाए कि प्राचीन वलित पर्वत माउंट एवरेस्ट, प्राचीन वलित पर्वत अरावली है, विश्व का सबसे प्राचीन वलित पर्वत अरावली है। लेकिन अरावली की अब ऊंचाई धीरे धीरे घट रही है। अवशिष्ट जो शेष भाग बचा है उसे अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। तो जिन पर्वतों की ऊंचाई अपर्दन के द्वारा घटने लगे, कम होने लगे, ऐसे पर्वतों को अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। अब देखिए, जैसे इसमें यह आपको विचार करना है कि अवशिष्ट पर्वत किसे हम कह सकते हैं। जैसे हम कहें कि विंध्यन श्रेणी, विंध्यन श्रेणी कैसा पर्वत है? तो विंध्यन श्रेणी तो ब्लैक पर्वत है, हम बता चुके हैं ब्लैक पर्वत है। लेकिन इसकी ऊंचाई अब बढ़ नहीं रही है,
अब इसकी ऊंचाई दिनों दिन घट रही है। तो जब इसकी ऊंचाई धीरे धीरे घटेगी तो ये एक ब्लॉक पर्वत तो है, निर्माण तो ये ब्लॉक पर्वत, भ्रंशोत पर्वत, फाल्टिंग माउंटेन्स के द्वारा हुआ है, लेकिन अब इसकी ऊंचाई धीरे धीरे घट भी रही है तो ये एक ब्लॉक पर्वत और आबलिक अवशिष्ट पर्वत भी है, अवशिष्ट पर्वत भी है, दोनों प्रकार का ये पर्वत है। लेकिन अब ये पूछा जाए कि क्या अरावली, तो अरावली कैसा पर्वत है? अरावली, अरावली जो पर्वत श्रेणी है वो एक वलित पर्वत है, वलित पर्वत यानी कि प्राचीन वलित पर्वत है। लेकिन वलित के साथ इसका देखिए निर्माण फोल्ड के द्वारा हुआ, मोड़दार पर्वत के द्वारा हुआ है, लेकिन ये आज इसकी ऊंचाई बहुत तेजी से घट रही है या अपर्दन तेजी से हुआ और इसमें ऊंचाई घटी है। शेष बचे हुए भाग को आज हम अवशिष्ट की श्रेणी में कहते हैं। तो ये अरावली पर्वत एक वलित पर्वत है, लेकिन कैसा है? अवशिष्ट की श्रेणी में है, अवशिष्ट की श्रेणी में है, इसलिए ये एक वलित, प्राचीन वलित अवशिष्ट पर्वत है। लेकिन हिमालय, हिमालय एक नवीन वलित पर्वत है, ये अभी अवशिष्ट पर्वत नहीं है। हिमालय की ऊंचाई अभी घट नहीं रही है, लेकिन जिस पर्वत की ऊंचाई बढ़ना बंद हो जाए और उसकी ऊंचाई घटना शुरू हो जाए, ऐसे पर्वतों को अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। तो विश्व का सबसे प्राचीन अवशिष्ट पर्वत अरावली है और विश्व का सबसे नवीन वलित पर्वत हिमालय है। अब जैसे हम कहें कि अरावली के अलावा बहुत सारे पर्वत अवशिष्ट की श्रेणी में हैं, जैसे कहें यूराल पर्वत, यूराल पर्वत, यूराल पर्वत कैसा है? प्राचीन वलित पर्वत है, प्राचीन वलित पर्वत है। लेकिन प्राचीन वलित पर्वत के साथ साथ इसको अब इसकी ऊंचाई घट रही है, तो इसको हम कहेंगे अवशिष्ट पर्वत, अवशिष्ट पर्वत भी है। जैसे यूएसए में अपलेशियन पर्वत, अपलेशियन पर्वत एक प्राचीन वलित पर्वत है और इसकी ऊंचाई धीरे धीरे घट रही है। बचे शेष भाग को आज हम अवशिष्ट पर्वत, अपलेशियन को अवशिष्ट पर्वत कह सकते हैं। इस तरह से हम पर्वतों के प्रकार के बारे में अध्ययन किया है। अब इसी के क्रम में आपको पठार, पठार किसे कहते हैं हम बता चुके हैं कि जब देखिए इसमें आप पठार में देखिए कि जैसे समतल भूमि है, अगर स्थल भाग की ऊंचाई में शिखर हो, चोटी हो, पीक पॉइंट हो, तो ऐसे स्वरूप को पर्वत कहते हैं। लेकिन जब ऊपरी शिखर भाग ना हो, ऊपरी भाग समतल या सपाट हो, समतल हो, तो ऐसी संरचना को पठार कहते हैं। पर्वत और पठार में अंतर आप देख करके बता सकते हैं। पर्वत किसे कहते हैं, पठार किसे कहते हैं। पठार, अब आप पढ़ चुके हैं कि पर्वत 4 प्रकार के होते हैं। निर्माण विधि के अनुसार पर्वत 4 प्रकार के होते हैं। इसी तरीके से निर्माण विधि के अनुसार पर्वत यहां 6 प्रकार के होते हैं, पठार 6 प्रकार के होते हैं। अब 6 प्रकार के कौन कौन से हैं? जैसे हम कहें, पहला वलित, वलित पठार। अब देखिए जैसे वलित पठार, मोड़दार पठार, जैसे वलित पर्वत वैसे वलित पठार, फोल्डेड प्लेटो, फोल्डेड वलित पठार का मतलब क्या होता है कि जब प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं तो उनमें पर्वत भी बनते हैं और पर्वतों के बीच बीच में पठार भी बनते हैं। जैसे
ये दो प्लेटें आपस में टकराती हैं आमने सामने आ करके, तो मान लीजिए कि यहाँ पे ये भाग ऊपर उठ गया और ये भाग कम उठा, इसके बाद फिर ये भाग ऊपर उठा, फिर ये ऐसे, तो एक वलित पर्वत तो ये हो गया, एक वलित पर्वत ये हो गया, और बीच का ये जो भाग कम ऊंचा उठा उसे वलित पठार कह देते हैं। जैसे तिब्बत का पठार, तिब्बत के पठार में जब दो प्लेटें आपस में टकराई तो इधर उत्तर की ओर कुनलुन, चीन की ओर कुनलुन पर्वत श्रेणी हो गई, और भारत की तरफ हिमालय। कुनलुन और हिमालय के बीच में तिब्बत का पठार है, तो तिब्बत का पठार भी तो ऊपर उठा हुआ है, फोल्ड के द्वारा ही उठा हुआ है। दो वलित पर्वतों के बीच स्थित पठार है, तो इसे वलित पठार हम कह सकते हैं। तो जिस तरह से फोल्डेड माउंटेन्स के निर्माण होते हैं, उसी तरह फोल्डेड पठार, फोल्डेड प्लेटो, वलित पठार के भी निर्माण होते हैं। नंबर 2, भ्रंशोत पठार। भ्रंशोत पठार, भ्रंशोत पठार फाल्टिंग माउंटेन्स, फाल्टिंग प्लेटो। जैसे फाल्ट के द्वारा ब्लॉक पर्वतों के निर्माण होते हैं, उसी तरह भ्रंशोत पठार के भी निर्माण होते हैं। उन पर्वतों के जो बगल से, या कहा जाए कि कोई भी भाग अगर नीचे धंसता है तो धंसे वाले पार्ट में, जैसे ये कहा जाए कि ऐसे ये पर्वत बन जाएगा, ये ब्लॉक पर्वत बन जाएगा, उसी ब्लॉक पर्वत से ही नीचे की समतल या सपाट भूमि पठारी क्षेत्र की तरह दिखाई पड़ती है, तो उसे पठार हम कह सकते हैं। तो फाल्टिंग के द्वारा पठारों का भी निर्माण होता है। तीसरा है ज्वालामुखी, ज्वालामुखी पठार। ज्वालामुखी पठार, जैसे ज्वालामुखी से पर्वत भी बनते हैं, तो ज्वालामुखी से पठार भी बनते हैं। कहीं कहीं पर तो दरारी उद्भेदन से, लावा से ही पठार, जैसे अपने भारत का मालवा का पठार ज्वालामुखी से निर्मित पठार है। लेकिन कहीं कहीं पर ज्वालामुखी का पर्वत भी बनता है, पर्वत के पास से पठार भी निर्माण होते हैं, तो ज्वालामुखी से भी पठारों के निर्माण होते हैं। इसके बाद यहां पर लिख लीजिएगा वोल्केनो प्लेटो। चौथा है अवशिष्ट पठार, अवशिष्ट पठार। अब अवशिष्ट पठार में कहा जाए कि बहुत सारे ऐसे अवशिष्ट पर्वत हैं, जैसे कहा जाए अरावली एक अवशिष्ट पर्वत है, लेकिन जब उसका अपर्दन होते होते एक समय ऐसा भी आएगा, या कुछ ऐसे भी पार्ट हैं अरावली क्षेत्र में कि अब वो पर्वतीय स्वरूप समाप्त होकर के अब वो केवल पठार जैसे दिखने लगे हैं। जैसे कहा जाए अपलेशियन पर्वत, अपलेशियन पर्वत यूएसए में है, और अपलेशियन पर्वत अपर्दन होते होते, मिट्टी के कटाव छटाव होते होते आज वह कुछ पठार क्षेत्र भी बन गया है, इसलिए अपलेशियन पठार भी है। तो अपलेशियन पर्वत से अपलेशियन पठार का भी निर्माण होता है। जब मिट्टी अपर्दन होते होते पठार का स्वरूप हो जाता है तो उसे अवशिष्ट पठार भी कहते हैं। तो अरावली का बहुत सारा एरिया या अपलेशियन क्षेत्र का बहुत सारा क्षेत्र पठारी क्षेत्र में निर्मित हो चुका है। तो इस तरह से अवशिष्ट पठार के भी निर्माण होते हैं। रेलिक्ट प्लेटो, तो इस तरह से हम देखें कि पर्वत 4 प्रकार के, निर्माण विधि के अनुसार पर्वत 4 प्रकार के होते हैं। इन्हीं 4 प्रकार के पर्वतों में पठारों के भी निर्माण होते हैं। लेकिन इन्हीं 4 के बाद हमने कहा कि ना पठार 6 प्रकार के होते हैं। पांचवा कौन सा होता है? पांचवा कहा जाए पवनकृत पठार, पवनकृत पठार।
पवनकृत पठार जैसे कहा जाए लोएस्ट पठार, एक जगह से हवा के द्वारा मिट्टी उड़ा करके दूसरी जगह जमा करना, लोएस्ट पठार। इसमें उदाहरण है लोएस्ट पठार। लोएस्ट पठार जैसे कहाँ है? चीन में है, चीन में लोएस्ट पठार चीन में है। जैसे कहा जाए पोटवार पठार, पोटवार पठार यह है पाकिस्तान में। तो जो हवा के द्वारा मिट्टी उड़ा करके किसी स्थान पर जो निक्षेप सेडिमेंट जमा होता है, ऐसे पठारों को पवनकृत पठार कहा जाता है। वाई विंड्स प्लेटो, वाई विंड्स प्लेटो, ये पवनकृत पठार होते हैं। इसके बाद छठा जो प्रकार का है, छठवें प्रकार का जो पठार है वो किस तरह का है? हिमानीकृत पठार, हिमानीकृत पठार। हिमानीकृत पठार जब ग्लेशियर पिघलते हैं, बाई ग्लेशियर प्लेटो, जब ग्लेशियर पिघलते हैं, जैसे यहां पर आप देखना होगा आपको, जैसे ग्लेशियर पठार में जैसे कोई पर्वत है, पर्वत के नीचे की भूमि समतल नहीं होती, इसके बाद फिर मैदान है। अब यहां पर बर्फ जमा होती है, ग्लेशियर यहां जमा है, पर्वत के ऊपर ग्लेशियर जमा होते हैं। जब बर्फ पिघलने लगती है और ग्लेशियर पिघलते हैं, बड़ी तेजी से जब पिघलते हैं, तो यहाँ के कंकड़ पत्थर मिट्टी का कटाव होता है और यही कंकड़ पत्थर मिट्टी पर्वतों के नीचे जमा हो जाते हैं और जब जमा होकर के ये पठारी स्वरूप बना देते हैं, इसे बोल्डर क्ले कहा जाता है। ऐसी संरचना को बोल्डर क्ले कहते हैं और उस बोल्डर क्ले से जो पठारी स्वरूप बन जाता है उसे हिमानीकृत पठार कहते हैं। तो इस तरह से निर्माण विधि के अनुसार पठार 6 प्रकार के होते हैं, लेकिन स्थिति के अनुसार, बाय लोकेशन, स्थिति के अनुसार पठार 3 प्रकार के होते हैं। निर्माण विधि के अनुसार पठार 6 प्रकार के होते हैं, लेकिन यहां पर आप अगला पॉइंट है, स्थिति के अनुसार, स्थिति के अनुसार पठार 3 प्रकार के होते हैं। नंबर एक अंतर पर्वतीय पठार, अंतर पर्वतीय पठार, अंतर पर्वतीय पठार इंटरमाउंट प्लेटो। इंटरमाउंटेन प्लेटो। दूसरा है पर्वत पदीय पठार, पर्वत पदीय पठार, पिडमांट प्लेटो। पर्वत पदीय पठार। तीसरा है महाद्वीपीय पठार, महाद्वीपीय पठार, कॉन्टिनेंट प्लेटो। कॉन्टिनेंट प्लेटो। तो स्थिति के अनुसार पठार 3 प्रकार के होते हैं, अंतर पर्वतीय पठार, इंटर माउंटेन प्लेटो। दूसरा है पर्वत पदीय पठार, पिडमांट प्लेटो।
तीसरा है महाद्वीपीय पठार, कॉन्टिनेंट प्लेटो। अब हम यहां ये देखें कि अंतर पर्वतीय पठार किसे कहते हैं। अंतर पर्वतीय पठार का मतलब होता है कि वे पठार जो चारों ओर पर्वतों से ढके हुए हों, कवर्ड हों, चारों ओर पर्वत हों, उनके बीच में स्थित पठार को अंतर पर्वतीय पठार कहते हैं। जैसे अंतर पर्वतीय पठार के उदाहरण में आप देखिए, अंतर पर्वतीय पठार, अंतर पर्वतीय पठार के कौन कौन से उदाहरण हैं? जैसे हम कहें अलास्का, अलास्का पठार, अलास्का पठार, बोलीविया पठार, बोलीविया पठार, कोलंबिया पठार, कोलंबिया पठार, कोलंबिया पठार यूएसए में है। बोलीविया पठार भी देखिए यूएसए में है। ये बोलीविया पठार बोलीविया में ही है, बोलीविया देश ही है। कोलंबिया पठार यूएसए में है। कोलंबिया पठार, कोलोरेडो पठार, कोलोरेडो पठार ये भी यूएसए में है, यूएसए में है। ईरान पठार, हम क्रम से चल रहे हैं। ईरान पठार, ईरान पठार ईरान में ही है, ईरान पठार, ईरान पठार। तिब्बत पठार, तिब्बत पठार, देखिए तिब्बत पठार कुनलुन सान, कुनलुन सान तथा हिमालय, हिमालय पर्वत के बीच में स्थित पठार है तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, सबसे ऊंचाई का पठार। जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो तिब्बत का पठार है। लेकिन इसी तिब्बत पठार का जो पश्चिमी छोर है, पश्चिमी छोर, उसे पामीर पठार कहा जाता है, पामीर पठार। अब पामीर पठार को विश्व की छत कहते हैं। विश्व की छत इसलिए क्योंकि विश्व में जैसे हिमालय है, कुनलुन सान है, उधर से खिगन सान है और इधर हिंदुकुश, ये सारी पर्वत श्रेणियां आकर के जुड़ती हैं, इसलिए इसे पामीर की गांठ या विश्व की छत कहा जाता है। इसे क्वेश्चन पूछा जाए कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो तिब्बत का पठार है। लेकिन अगर पूछा जाए विश्व की छत किसे कहते हैं, तो पामीर का पठार है। इसी तिब्बत का ही पश्चिमी छोर पामीर पठार कहा जाता है। इस तरह से ये आपके अंतर पर्वतीय पठार के उदाहरण हो गए। अब जैसे हम बताए थे दूसरा पठार, इसी में हम बताए थे अंतर पर्वतीय पठार आपके हो गए हैं, अंतर पर्वतीय पठार। इसके बाद जो हमने स्थिति के अनुसार तीसरा हमने बताया है पर्वतपदीय पठार, पर्वतपदीय पठार। पर्वतपदीय पठार नाम से ही आपको मालूम पड़ता होगा कि जैसे कोई पर्वत है, अब पर्वत के पैरों पर स्थित पठार, फिर इसके बाद मैदान या फिर समुद्र। तो देखिए जैसे ये भाग आपका देखते हैं तो ये पर्वत हो गया, पर्वत के एक साइड में ये पठार हो गया, पर्वत के पैरों पर स्थित ये पठार हो गया। तो ये वाला जो पार्ट है ये पठार हो गया, और ये फिर इसके बाद मैदान है, मैदान या फिर समुद्र है। तो एक तरफ पर्वत हो और उसके पैरों पर दूसरी तरफ पठार हो, ऐसे पठार को पर्वतपदीय पठार कहते हैं। जैसे पेटागोनिया पठार, उदाहरण में जैसे हम देखें
पैटागोनिया, पैटागोनिया पठार अर्जेंटीना, अर्जेंटीना में है। पैटागोनिया का पठार अर्जेंटीना में है। जैसे कहा जाए पीडमांट पठार, पीडमांट पठार, पीडमांट पठार यूएसए में है, यूएसए में है। तो इस तरह से पर्वतपदी पठार, जो पर्वतों के पैरों पर स्थित पठार हो उसे पर्वतपदी पठार कहते हैं। इसके बाद हमने तीसरा स्थिति के अनुसार पठार बताया है महाद्वीपीय पठार, महाद्वीपीय पठार। महाद्वीपीय पठार का मतलब क्या होता है कि ऐसे पठार जिनका संबंध पर्वतों से ना हो। जैसे कहा जाए ऑस्ट्रेलिया पठार, ऑस्ट्रेलिया पठार, ऑस्ट्रेलिया पठार ऑस्ट्रेलिया में है। तो जो ऑस्ट्रेलिया का पठार है ये शुष्क पठारी क्षेत्र है, शुष्क मरुस्थलीय पठारी क्षेत्र है। इस पठार से किसी भी पर्वत का संबंध नहीं है। जैसे कहा जाए दक्षिण प्रायद्वीपीय, दक्षिण प्रायद्वीपीय, दक्षिण प्रायद्वीप भारत में है। दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार ये कहाँ है? भारत में है दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार। अब दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार में भी बहुत हैं। जैसे कहा जाए दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार के कितने भाग हैं, जैसे इसी में शामिल हैं मालवा पठार, मालवा पठार, मालवा पठार, दक्कन पठार, दक्कन पठार, छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठार। तो ये तीनों पठार मिल करके मालवा पठार, दक्कन पठार, छोटा नागपुर पठार मिल करके दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार कहा जाता है। इन पठारों का संबंध किसी पर्वत से नहीं है। जैसे कहें अरब पठार, अरब पठार अरब प्रायद्वीप में जो शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र पठारी क्षेत्र है वह उसमें भी किसी भी पर्वत का कोई संबंध नहीं है। तो अरब पठार भी एक महाद्वीपीय पठार के रूप में जानते हैं। तो इस तरह से इन्हें महाद्वीपीय पठार कहते हैं। तो हम आज यहाँ पर्वत और पठार के बारे में हमने जो भी यहाँ लेक्चर दिए उसमें जो भी जानकारी दिए उसी के साथ साथ आपको मैप में और भूगोल का जो टारगेट टाइम्स पेपर है इसमें आपके पर्वत, पठार, मैदान, भूकंप, ज्वालामुखी पूरा अध्ययन ये पूरा लिखा हुआ यहाँ पर आप कर सकते हैं। तो इसका भी आप पढ़ने में सहारा ले सकते हैं और यहाँ आप लेक्चर में आप देख करके समझ सकते हैं, समझने का प्रयास कर सकते हैं। थैंक यू।